सो अब तक हमने देखा क्रेब्स साइकिल के एंड तक हमारे फूड का जो ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडाइजेशन हो चुका है या कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है। इससे कंप्लीट ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड में एक एक कार्बन में ये निकल चुका है, ठीक है। और इसके एंड पे हमें फूड की ब्रेकडाउन भी कंप्लीट हो चुकी है और एनर्जी भी हमने ले चुका है, ठीक है। रेस्पिरेशन में यही होता है, ठीक है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, यही रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में यहाँ तक सिर्फ यही तक एंड नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड सिर्फ यही तक नहीं है, ठीक है। जब तक NADH को फर्दर ऑक्सीडाइज करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मूव करके ऑक्सीजन तक ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। और इसी दौरान ATP या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी होगा, ठीक है। वहां तक आके हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड होता है, ठीक है। तो अभी ये एक काम बाकी है कि क्या है, बहुत सारे NADH हमने देखा है कि क्रेब्स साइकिल में हमने एनर्जी ज़्यादातर NADH के फॉर्म में हमें मिला है, ठीक है। और कुछ साइटोसोल में भी हमें NADH मिला है, ठीक है। क्या करना है अभी, इस NADH को ऑक्सीडाइज करना है या मतलब ऑक्सीडाइज करना मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ठीक है, और उसे ऑक्सीजन को दे देना, ठीक है, और वहां से वाटर ले लेना, ठीक है। ये है ऑक्सीडाइजेशन ऑफ वाटर, सॉरी NADH, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रॉन हमें NADH से हमें रिमूव करना है उससे ट्रांसपोर्ट करना है थ्रू दीज कॉम्प्लेक्सेस, दीज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 ये कुछ 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसके थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन को मूव करना है ऑक्सीजन तक, ठीक है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। वही इनर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करके एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करके अल्टीमेटली ऑक्सीजन तक पहुंच जाता है। यही काम है इन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स का, ठीक है। तो हम देखते हैं वन बाय वन इन सारे कॉम्प्लेक्स को थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को हम NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है आपके इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। इसका काम क्या है, ये NADH को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट या क्या कर देता है, कैरी फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। NADH से आपने इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है टू यूबिक्विनोन, ये यूबिक्विनोन को देना है, ठीक है। यूबिक्विनोन एक छोटा सा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यानी कि ये मोबाइल नहीं है, ये फिक्स है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ये कॉम्प्लेक्स यहीं पे ही फिक्स रहेगा, ये कहाँ यहाँ से वहां तक कॉम्प्लेक्स 2 तक कॉम्प्लेक्स 3 तक मूव नहीं कर सकता। तो ये इलेक्ट्रॉन आपको यूबिक्विनोन को दे देगा और यूबिक्विनोन एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये मूव करके जाएगा और कॉम्प्लेक्स थर्ड को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स सेकंड है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को हम मैट्रिक्स डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके मैट्रिक्स साइड पे थोड़ा ज्यादा होता है और ये आपके क्रेब्स साइकिल में भी काम करता है, ठीक है। इस एंजाइम का काम क्या है, इस कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, ये FADH से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि FADH2 को ऑक्सीडाइज करेगा, जिस तरह ये NADH को कर रहा था, ये FADH2 को करेगा, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और उस इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन को देगा, ठीक है। ये भी यूबिक्विनोन को देगा और यूबिक्विनोन आगे फॉरवर्ड करेगा कॉम्प्लेक्स 3 को, ठीक है। तो प्लांट्स में इन दोनों डिहाइड्रोजिनेज के अलावा ये भी डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। ये NADH को से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये भी डिहाइड्रोजिनेज है, ये FADH2 से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। और एक एक्सटर्नल डिहाइड्रोजिनेज होता है, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेज, सारे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, आपका ऑक्सीडाइजेशन कर रहा है। ये एक्सटर्नल डिहाइड्रोजिनेज प्लांट में क्या करता है, ये जो बाहर से साइटोसोल से जो भी NADH आएगा उसको ऑक्सीडाइज करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा और यूबिक्विनोन को देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट काम है, यूबिक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा है, आपके ये इस NADH डिहाइड्रोजिनेज से भी आ रहा है,
FADH2 डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से भी आ रहा है और एक्सटर्नल डिहाइड्रोजिनेज से भी आ रहा है। ठीक है, जहां से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिले ये क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन को मूव करके कॉम्प्लेक्स 3 को दे देना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 3 क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, इसको हम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसा आपने फोटोसिंथेटिक लाइट रिएक्शन के दौरान वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसमें देखा था एक साइटोक्रोम, उसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स है, लगभग सिमिलर कॉम्प्लेक्स है। ये क्या करता है, ये यूबिक्विनोन को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन लेगा और उस इलेक्ट्रॉन को आपका साइटोक्रोम को ये क्या कर देगा, कैरी फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, साइटोक्रोम क्या है, साइटोक्रोम एक छोटा सा प्रोटीन है या छोटा सा प्रोटीन है जो आपके मेम्ब्रेन के इस साइड पे, आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये मोबाइल है, यानी कि ये मूव कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद ये मूव करके आपके कॉम्प्लेक्स 4 को ढूंढ के जाएगा, 4 के पास जाएगा और कॉम्प्लेक्स 4 उसको ऑक्सीडाइज कर लेगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स 4 इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स 4 क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि ये साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, साइटोक्रोम C से ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन लेके ये आगे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन जब मिलता है तो ये 2 प्रोटॉन लेके एक वाटर मॉलिक्यूल जनरेट कर देगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट ऑक्सीजन O2 ब्रेकडाउन होने के बाद हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, यानी कि हाफ ऑक्सीजन रिड्यूस होने के बाद हमें 1 वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि एक NADH जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है या एक NADH का NAD+ बन जाता है तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां ट्रांसपोर्ट होता है तो ये वाला कॉम्प्लेक्स फर्स्ट यहां से यहां 4 प्रोटॉन पंप कर देता है। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का 2 प्रोटॉन पंप कर देता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का ये 4 प्रोटॉन पंप कर देता है। ठीक है, तो जब भी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचा और कॉम्प्लेक्स 3 जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन कैरी रिसीव करके ये कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, तब कॉम्प्लेक्स 3 भी सेम कॉम्प्लेक्स 4 के कॉम्प्लेक्स 1 की तरह 4 प्रोटॉन पंप कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन मूव होने पर 4 प्रोटॉन ये भी मैट्रिक्स साइड से प्रोटॉन को उठा के आपके इंटरमेम्ब्रेन साइड पे ट्रांसपोर्ट कर देगा या पंप कर देगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 इस तरह का कुछ नहीं करता। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 4 भी ऐसा कुछ करता है। ये क्या करता है, ये हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 प्रोटॉन पंप कर देता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ऑक्सीजन तक ये ट्रांसपोर्ट कर देता है तो उस दौरान ये 2 प्रोटॉन पंप कर देता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि एक NADH जो मैट्रिक्स साइड से ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, जो मैट्रिक्स साइड से NADH जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर NAD+ बन रहा है तब उस वक्त कॉम्प्लेक्स 4 4 प्रोटॉन पंप कर देता है, 3 4 प्रोटॉन पंप कर देता है, ये 4 4 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन पंप कर देता है। तो ओवरऑल 10 प्रोटॉन्स 4 + 4 + 2 10 प्रोटॉन्स एक NADH ऑक्सीडाइज होने पर आपका 10 प्रोटॉन मैट्रिक्स साइड से इंटरमेम्ब्रेन साइड पे पंप हो रहा है। ठीक है, ये चीज देखा है हमने एक। और दूसरा, एक NADH जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो हमें 1 वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, ये देखा हमने। ठीक, और दूसरा इसी तरह जब FADH2 कंप्लीट ऑक्सीडाइज होकर FAD+ बन रहा है उस वक्त हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर होकर अब ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की तरफ नहीं जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहीं से यूबिक्विनोन, फिर यूबिक्विनोन से साइटोक्रोम 3 पे जा रहा है। ठीक है, तो साइटोक्रोम 3 इस दौरान 4 प्रोटॉन पंप करेगा और ये सेम उसी तरह जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा ये 2 प्रोटॉन पंप करेगा। ठीक है, तो जब FADH2 कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो हमें कितने प्रोटॉन पंप मिल रहा है, 4 + 2 6 प्रोटॉन पंप, यानी कि 6 प्रोटॉन यहां से यहां तक पंप। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स 2 प्रेजेंट है, तब उस वक्त कितने प्रोटॉन हमें यहां से वहां पंप मिलेगा। ठीक है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है तो हमें मिल रहा है कितने, 6 प्रोटॉन। ठीक है, एक FADH2 ऑक्सीडाइज होने पर 6 प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप हो रहा है। ठीक है,
उस तरह एक्सटर्नल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जब NADH को रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइज करता है, तो उस वक्त भी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का काम नहीं है। तो उस वक्त भी जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर यूबिक्विन से लेके कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स 4 से ऑक्सीजन तक पहुंचता है, तब भी सिर्फ 6 प्रोटॉन ही पंप होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, जब ऑक्सीडाइजेशन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से शुरू होगा तो 10 प्रोटॉन्स मिलेगा, तो जब ऑक्सीडाइजेशन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बगैर कहीं और से स्टार्ट होगा या यहाँ से स्टार्ट होगा, इन दोनों से एक्सटर्नल डिहाइड्रोजिनेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से स्टार्ट होगा, तो 6 प्रोटॉन ही पंप होता है। ठीक है, अब ये प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन हमने देखा है कि देखो ओवरऑल 10 प्रोटॉन्स आर पंप्ड है। ठीक है, पर मैट्रिक्स NADH। ठीक है, जब मैट्रिक्स NADH, ये वाला मैट्रिक्स वाला NADH, जब मैट्रिक्स वाला NADH ऑक्सीडाइज होता है तो हमें 10 प्रोटॉन पंप हो जाता है। ठीक है, और 6 प्रोटॉन्स आर पंप्ड पर एक्सटर्नल NADH और FADH2, ये वाला FADH2। ठीक है, ये देखा हमने इस इलेक्ट्रॉन पंप की वजह से है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो साथ साथ में प्रोटॉन की पंपिंग हो रहा है। ये कंपलसरी हो रहा है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता क्यों, जब तक ये प्रोटॉन पंप ना करे, यानी कि ये साथ में हो रहा है, जरूरी हो रहा है ये। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, आपके मैट्रिक्स में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है क्योंकि यहाँ से पंप किया जा रहा है, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज प्रोटॉन की कंसंट्रेशन, एक जगह कम एक दूसरी जगह ज्यादा, इसे हम कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट एक फोर्स है। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने के बाद एक फोर्स बन जाता है, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स या प्रोटॉन मोटिव फोर्स, सॉरी। ठीक है, यानी कि इस प्रोटॉन को की कंसंट्रेशन को फर्दर बैलेंस करने के लिए क्या करता है सिस्टम, क्या करता है, प्रोटॉन्स को फिर से वापस मैट्रिक्स साइड में भेजने की तैयारी करता है। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी प्रोटॉन खुद ब खुद अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये आ जाता है वापस थ्रू दिस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में हम डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो उसी दौरान हमें एनर्जी मिल जाता है ATP बनाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा।